अस्सलाम वालेकुम जी। असल बात में खुश आमदेद। मैं हूँ फ़हीम भट्टी। सेनेट के इलेक्शंस हो गए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में मुलतवी कर दिए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध के इलेक्शन से बाइकआउट का ऐलान कर दिया। इसकी क्या क्या वजूहत हैं और सेनेट के इलेक्शंस कितने ज़रूरी हैं और कितने अहमियत के हामिल हैं, और जमहूरी मुल्क के लिए जमहूरियत में सेनेट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब वो कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से उनका बयान है, कहते हैं कि गैर कानूनी तौर पर रुकन बनने वालों को हल्फ नहीं लेने देंगे। वही वाली बात, कन्फेडरेशन की सियासत फिर बज़ाहिर नज़र आ रही है। अब इनका मुस्तकबिल क्या होगा? और इसके अलावा विफाक के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के बकायात जो हैं वो 276 अरब रुपए तक पहुँच चुके हैं। अब ये अमाउंट है जो कि विफाक ने के पी के सूबे को अदा करनी है। क्यों नहीं अदा की गई, क्या वजूहात हैं, और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त विफाकी हुकूमत के कंधों पे? और ख़ास तौर पे जब जम हुआ था फाटा, उसकी जो अमाउंट है वो भी अब तक बकाया है, जो कि 2022 और 23 सन की बनती है। वो है जी 28 अरब रुपए। वो भी अब तक के पी हुकूमत को विफाक ने अदा नहीं किए। इसके अलावा बड़े मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब, वो इस वक्त उन पर सवाल उठते हैं कि वो किस हैसियत में पंजाब में सदारत करते हैं इजलासों की। अभी उन्होंने एक और इजलास की सदारत की है, मरीम नवाज़ साहिबा भी थी और वो को सदारत कर रही थी। उस मौके पे उन्होंने कहा है कि ज़रूरी इस्लाहात से मुतालिक इजलास में कि जी 4 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद क्वालिटी सीड, यानी कि जो बीज है जिससे पैदावार की जाती है, जो किसान बोता है बीज, वो क्वालिटी वाला बीज क्यों नहीं है? तो वैसे कोई वहाँ पे अगर कोई शख्स होता जो कि उनसे सवाल कर पाता, काश कि मियाँ साहब आपकी हुकूमत कितना अर्सा रही है पंजाब में और कितनी दफ़ा विफाक में रहे हैं, और 18वीं तरमीम के बाद जो आप पंजाब में रहे हैं, तो आपने क्या किया इस बीज के उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए। एक और अहम खबर कि जी ग्रेड 18 से ग्रेड 22 तक के 20 विफाकी ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत निकली है। यानी कि जो हुकूमत पाकिस्तान के इदारों में इस एज ए सिविल सर्वेंट, सरकारी मुलाजिम, सरकारी अफसर सर्व कर रहे हैं, उनकी नेशनलिटी जो है पाकिस्तान के अलावा बाकी ममालिक की भी है। तो उनका कैसे, ये बात कैसे साबित हो सकती है कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ सिंसियर होंगे? चूँकि जब आप पासपोर्ट लेते हैं, आप उस मुल्क, उस हुकूमत के साथ वफादारी का ओथ भी लेते हैं। तो ये तो बड़ा सीरियस मामला है। अगर आप किसी और मुल्क की वफादारी का ओथ ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आप कल को आप नेशनल सीक्रेट्स, डाटा, इंफॉर्मेशन वो भी आप लीक करें। आपको पता है कि नादरा की इंफॉर्मेशन भी कितनी डाटा लीक हुआ, कितने लोगों का, लाखों अफराद का। इन मामला पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जी आज अजीम चौधरी साहब और सजाद तरीन साहब, और गालिबन हमें मुजाहिब बरेलवी साहब भी लेटर ऑन शायद हमें ज्वाइन कर लें। जी वेलकम कहते हैं मेहमानों को। अजीम चौधरी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि सेनेट के इलेक्शंस की इम्पोर्टेंस है क्या? एक आम आदमी को समझाइएगा कि जमहूरियत में सेनेट की क्या सिग्निफिकेंस है। वफाकी पार्लिमानी निज़ाम के नतीजे में ये बात तय पाई थी कि हमारे यहाँ दो ऐवानी मुकन्नना होगी। एक नेशनल असेंबली होगी जिसमें आबादी की बुनियाद पर हल्का बंदी की जाएगी, और इस वक्त हमारे यहाँ 336 अरकान हैं और उनमें से 272 गालिबन डायरेक्टली मुंतखब होकर आते हैं। फिर दूसरा मामला जो था वो ये था कि अपर हाउस होगा, और अपर हाउस क्या होगा? जिसमें तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी होगी, और जब इत्तफाक राय से फैसला करने होंगे तो आसानी होगी। कोई सूबा ये नहीं कहेगा कि मैं डिप्राइव हूँ और मुझे उस तरह फैसला साजी में या हुकूमत में या पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं मिल रही। तो सूबों की नुमाइंदगी को बराबर रखने के लिए दो ऐवानी मुकन्नना बनाई गई थी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी अमेरिका में तो खैर दो ही हैं, लेकिन बहुत कम मुल्क हैं जिनमें दो ऐवानी मुकन्नना प्रेसिडेंटशिप में होती है। पार्लियामेंट जब काम कर रही हो और पार्लियामानी निज़ाम हो और वफाकी हो, एक यूनिट ना हो, तो फिर दो ज़रूरी होती हैं ताकि तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो सके। इसीलिए ये बनाई गई थी सेनेट, और इसका इंतखाब दुनिया के बाद हिस्सों में डायरेक्ट होता है। हमारे यहाँ ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए सूबाई असम्बली के अरकान अपने लोगों को मुंतखब करके भेजते हैं। मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ ने मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए। ये बदकिस्मती है हमारी कि बाज़ औक़ात यहाँ भी पैसे देकर लोग वोट खरीद लेते थे। ये ये तो प्रोसीजर इंपॉर्टेंस से बात होगी। अब आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो फैसला कि सिंध में हम बाइकआउट करते हैं, और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का फैसला कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए एक दरख्वास्त पे अपोजिशन रहनुमा के?
तो देखिए, आप क्या समझते हैं, फैसला ठीक था इलेक्शन कमीशन का, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाइकआउट का? कल कौमी असम्बली में कुछ ख्वातीन ने ओथ उठाया, वो उन्हीं के साथ मुंतखब हुई जिस तरह सुन्नी कौंसिल को ख्वातीन की नशिस्तें देने से इनकार किया गया, या कानूनी आइनी जो भी राह निकाली गई उसके नतीजे में। ऐसी सूरत हाल में KPK की हुकूमत जो है वो ये महसूस करती है कि अगर हम दूसरी पार्टीज़ को, लोगों को हलफ उठाने दें तो उसके नतीजे में उनके सेनेटर्स की तादाद कम हो जाएगी। वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहते हैं KPK के हवाले से। सेनेट में तो उनकी नुमाइंदगी मौजूद होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए या जितनी हो सकती थी। इन हालात में ये एक पॉलिटिकल फैसला है, और उस पॉलिटिकल फैसले को वो लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। तौहीन अदालत एक तरफ से चल रही है, दूसरी तरफ से स्पीकर जो है वो भी उसमें एक एप्लीकेंट बन गए हैं। लेकिन शायद PTI और सुन्नी कौंसिल मुश्तरका तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुकी हुई हैं इस बारे में। अब ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट ही इसका फैसला करेगी। हम इस पर गुफ्तगू करने से मेरा ख्याल है तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा इस ठीक है। गुफ्तगू का। तरीन साहब, सेम मामला कि कितना ज़रूरी है सेनेट का इलेक्शन पाकिस्तान में जमहूरियत के निज़ाम के लिए, तसलसल के लिए, और दूसरा जो अब KP के वज़ीर आला साहब का जो बयान है वो ये कहते हैं कि हम लोग इस हवाले से गैर कानूनी तौर पे रुकन बनने वालों को हल्फ नहीं लेने देंगे। तो आपको बज़ाहिर अपैरेंटली फ्यूचर में, मुस्तकबिल में कन्फ्रंटेशन नज़र आ रही है, और मज़ीद जो मामलात हैं वफाक के और KPK के बिगड़ते भी दिखाई दे रहे हैं? देखें, मामला तो पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और बहुत सारे चीज़ें ख़राब हो गई हैं, ये होती नहीं जा रही, ये हो गई हैं। और दूसरी बात ये, इस मुल्क में कौन सी जमहूरियत है और कौन सी पार्लियामेंट? जितनी बेतौकीरी इस पार्लियामेंट की हुई है, जितनी बेतौकीरी इस जमहूरियत की हुई है, मैं समझता हूँ कहीं नहीं हुई। आज मैं एक देख रहा था रिपोर्ट के सिंध से एक साहब हैं जो सेनेटर आ रहे हैं, और उनके बारे में जो लोग वोट दे रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है कि आपकी, इनकी क्या वफादारी है आपकी पार्टी से, इनकी क्या खिदमात हैं। तो कहा जा रहा है जी हमें तो ऊपर से पार्टी ने कहा है, पार्टी ने ऊपर जो हुक्म किया है, हम तो लीडरशिप के हुक्म पे वोट दे रहे हैं। यार ये जमहूरियत होती है? अजीम चौधरी साहब ने आप भी ये फैसल बात वाडा कही साहब का कि जिक्र कर रहे हैं। पहले लोग खरीदो फरोख्त तो करते थे, ये वाली एक मतलब तहमत तो लगती थी। अब तो जनाब एक टेलीफोन आता है कि फलां को बना दो जी अपना, आप सेनेट का मेंबर बना दो, फलां को जी आप मिनिस्टर बना दो, फलां का। कौन सी जमहूरियत और कैसी जमहूरियत? मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर अवाम के साथ अब धोखा ही हो रहा है। ये किस किस्म की जमहूरियत है? वो पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनमें लोग, गरीब आदमी जो है वो स्ट्रगल करके एक अहमियत बनाता है, एक करीब आता है। क्या उसके लिए सेनेट और कौमी असम्बली के आपने रास्ते बंद कर दिए गए? इलेक्शन का अमल इतना महंगा हो गया कि गरीब आदमी इसमें हिस्सा नहीं ले सकता, और सेनेट के दरवाजे आपने बंद कर दिए। जी मेरे पास पर्ची होगी तो मुझे टिकट मिल जाएगा, मैं इलेक्ट हो जाऊंगा, आपके पास पर्ची नहीं होगी तो आप जितनी मर्जी है जमहूरियत जमहूरियत करते हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो बेतौकीर हो गई हैं, इस तरह पार्लियामान जो है वो बेतौकीर हो गई है, जमहूरी अमल जो है वो बेतौकीर हो गया है, और इसके नुकसानात पाकिस्तान की जमहूरी अमल पर बहुत ज़्यादा होंगे और इसके तबाहकुन नताइज निकलेंगे। अच्छा तरीन साहब, आप, एक और सवाल कि आप क्या समझते हैं कि क्या सेनेट का जो रोल था, जो असल मकसद था, जो असल रूह थी, वो अपना रोल अदा कर रहे हैं? और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत हूँ तो क्या ऐसा नहीं है कि सेनेट का तो शायद मकसद एक ये भी था कि वो जब कोई बिल पास होता है, कोई चीज़ डिस्कशन होके फाइनल होके सेनेट में जब आती है, तो फिर ये वो अफराद होते हैं जिनको कहा जाता है कि इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये उसको मज़ीद रिफ़ाइन करके उस चीज़ को या पास करते हैं या फिर उसके अगेंस्ट वोट करते हैं, और फिर यहाँ से ये एक तरह की रिफाइनरी है, जो सेकेंडरी रिफाइनरी है किसी भी बिल या किसी कानून के हवाले से। ऐसा ही है? देखिए, और क्या ये वैसा काम कर रही है जिसको करना मैं चाहिए? आपको अर्ज करूं कि यहाँ जितने बिल हुक्मरान क्लास जो है उनके जो मफादात के बिल होते हैं वो आते हैं, ये सारे जो सेनेट और पार्लियामान जो है ये अपनी अपनी पार्टियों के जो लीडरशिप है उनके थंब के नीचे हैं। वो इनको इशारा करते हैं उधर चले जाओ, ये उधर चले जाते हैं। और आप यकीन करें कि अजीम चौधरी साहब इस बात को ज़्यादा अच्छा जब तरीके से बयान भी कर देंगे, बता भी देंगे। आप कोई बिल पेश करें कौमी असम्बली में, कोई बिल पेश करें सेनेट में, इन मेंबरान से पूछें, अक्सरियत को पता ही नहीं होता इस बिल में क्या है। सिर्फ उनको कहा जाता है कि जी आप बिल मंजूर करा दें, वो बिल पढ़ते नहीं हो। बदकिस्मती ये है कि अवाम इनको वोट देती है, ये बजट नहीं पढ़ते, बजट की कापियां इनके डेस्क पे पड़ी रहती हैं। और इस मुल्क के साथ यही तो नाइंसाफ़ी है कि अवाम इनको वोट देती है कि हमारे मसाइल जाके हल करें, ना कोई बजट पढ़ता है, ना कोई बिल पढ़ता है, ना कोई, इनको पता ही नहीं है कि कानून साजी क्या है। बस इनको पार्टी ने कहा आप खड़े हो जाएं, ये खड़े हो जाते हैं और मंजूर। आप देखें कि वो तमाम लोग जो बातें कर सकते थे, जो कुछ
अपने इश्यूज पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते थे, उनको ऐसा ऐसा तमाम पार्टियों ने टिकट ही नहीं दिए, वो टिकट से ही बाहर हो गए हैं। रजा रब्बानी को देख लें आप, फरतुल्ला बाबर साहब को देख लें, और बेशुमार लोग हैं जिनके मैं नाम गिनाना शुरू करूं। ये कौन सी जमहूरियत है यार? ठीक है। ये कोई जमहूरियत नहीं। एक लिस्ट आती है आपके पास पार्टी लीडरशिप की तरफ से कि जनाब इन लोगों को कर दें। ओ भाई, इनकी क्या खिदमत हैं? ये क्या लोग हैं? इनकी क्या अहमियत है? कोई अहमियत नहीं है, बस जो आता है वो आ जाता है। अब जैसे देखें, पूरी मुंतखब पार्लियामेंट में एक बंदा आपको ऐसा नहीं मिला जिसको आप वजीर खजाना लगा दें। आपने एक गैर मुंतखब आदमी को लगा दिया। भाई, इस आदमी का क्या ताल्लुक है? वो राजनपुर में और मेरे सराकी इलाके में बैठे हुए जो गरीब मजदूर हैं, उनकी मजबूरियों से, उनके मसाइल से उसका क्या ताल्लुक है? उनको तो पता ही नहीं होगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं इलेक्टेड नुमाइंदा होना चाहिए। चौधरी साहब, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं कि बात तो यहाँ तक हो रही थी कि जो तकर्री अपोजिशन लीडर की वो नहीं हो सकती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी मेंबर की या सुन्नी इत्तेहाद के साथ जो उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है, चूँकि ये एक जमहूरी और पार्लिमानी पार्टी है ही नहीं, तो माजरत जमहूरी नहीं, पार्लिमानी पार्टी नहीं है। लेकिन अब इस पे फैसला हो गया, क्लैरिटी आ गई है कि मुलाकात हुई है अयाज सादिक साहब की भी कि जी इस पे फैसला हो गया कि अब उमर अयूब साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर ही होंगे। आप इसको खुशाइन समझते हैं? अब सूरत हाल ये है कि जिस तरह अभी जिक्र हो रहा है कराची से एक साहब के इलेक्शन लड़ने का, जी हाँ। वो साहब एक अमीर आदमी है और उनके पास फैसल दोहरी वाडा साहब। शहरियत थी। वो फैसल वाडा की जी बात हाँ। कर, वो अदालत को भी झूठ बोलते रहे, पब्लिक में भी झूठ बोलते रहे, आखिर को वो पकड़े गए, डिस्क्वालिफिकेशन का मामला था। लेकिन चौधरी उन्होंने साहब, आपकी चालाकी की। कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन फैसल वाडा साहब जो बात कहते हैं हो जाती है वो सच। मैं इस पे नहीं तबसरा करना चाहता, मुझे वो बात जो कहनी चाहिए वो कह लेने दीजिए अगर जी आपकी ठीक है। इजाजत हो तो। लेकिन वो किसके नुमाइंदे हैं ये बात अपनी जगह पर अलग रहेगी, लेकिन कुछ अर्सा पहले उनकी आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात हुई थी और एमक्यूएम के साथ भी उनके राब्ते थे। वो कराची की एक नोन शख्सियत हैं और गैर सियासी शख्सियत थे। पीटीआई जिस तरह बाकी लोगों को लेके आई थी, इनको भी लेके आई थी। अब वो सेनेट में अपना किरदार अदा करेंगे, देखेंगे क्या होता है। लेकिन वो शख्स जो पाकिस्तान का शहरी नहीं था, उसके हवाले से जो रिजर्वेशन अपनी जगह पर मौजूद थी, वो हमें बालाए ताक नहीं रखनी चाहिए। अब जो आपका सवाल था वो ज़रा रिपीट कर दें ताकि मैं उसका जवाब दे दूं। सवाल ये था कि बात ये की जा रही थी कि जो सुन्नी इत्तेहाद है ये जमहूरी पार्टी नहीं है, जी जी, लिहाजा बस ठीक है, मुझे याद आ गया, जी। मुझे याद आ गया। मेरी इतला ये है कि शायद नोटिफिकेशन आज हो गया या हो जी जाएगा हाँ, मरयूब इस पर साहब के अंडरस्टैंडिंग हो हवाले गई जी। से। मेरा तो इसको ख्याल है आप खुश शायद आइन हो समझते गया। हैं? जी, इसको आप खुश आइन समझते हैं? आप समझते हैं कि जो देखिए, लीडर अपेरेंटली ऑफ द दिखाई दे रहा था अपोजिशन पार्लियामेंट तो का माहौल एक, जो है वो ख़राब से ख़राबतर हो रहा है, उसमें बेहतरी आएगी? नहीं, ये अच्छा इकदाम है, ये होना चाहिए था, ठीक। इसमें देर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसमें भी माजी में बहुत सारी गड़बड़ें होती रही हैं। जिनके वोट ज़्यादा होते थे उनको पीछे छोड़ दिया जाता था और जिनके कम थे उनको आगे कर दिया जाता था। ये 2002 में भी हुआ था। उसके बाद फिर ये रूल्स जो थे उनको तब्दील किया गया। पहले तो स्पीकर की डिस्क्रिप्शन थी और फिर ये कहा गया कि जिसके पास अपोजिशन के अरकान की मेजॉरिटी होगी उसको बनाया जाएगा। इसी तरह आपको याद होगा जिस वक्त राजा रियाज बने उस वक्त गौस बख्श मार भी एक उम्मीदवार थे, लेकिन उनको उतने मतलूबा वोट नहीं मिले थे जितने राजा रियाज को मिले थे। और राजा रियाज ने जैसी अपोजिशन की वो आप सबके और मेरे भी सामने है। अच्छा, आपने उसके जिक्र बाद कर ही लिया तो मैं आपसे ये सवाल कर लेता हूँ। आप क्या समझते हैं कि एक फ्रेंडली ओपोजिशन राजा रियाज साहब वाली, या फिर एक ऐसी ओपोजिशन जो कि तगड़ी ओपोजिशन है जो कि इस वक्त है हुकूमत के लिए, ज़्यादा टफ टाइम तो देगी ऑब्वियसली जो तगड़ी हुकूमत ओपोजिशन है, बट क्या हुकूमत की परफॉर्मेंस की जो बेहतरी है उसके लिए ज़रूरी है कि तगड़ी ओपोजिशन होनी चाहिए? नहीं, फ्रेंडली अपोजिशन नहीं होनी चाहिए, अपोजिशन अपोजिशन होनी चाहिए, लेकिन कुछ असूल होते हैं उनको मद्देनजर रखना चाहिए। वो ये कि आप बिला जवाज खामखा खड़े होकर चीज़ों को पॉइंट आउट ना करें ठीक है। और ठीक खलल है। ना डालें। जी जो ठीक है, चीज़ें पॉइंट। गलत हैं आप एहतसाब करें, हुकूमत का पॉलिसीज पे एतराज़ करें, उनकी निशानदेही करें, उनको ठीक करवाने की ठीक है। कोशिश करें। और बसा औक़ात ऐसा हो सकता है और हुआ है हमारे यहाँ कि अपोजिशन के अरकान हाउस में ज़्यादा थे और वो लेजिस्लेशन जो हुकूमत चाहती थी वो नहीं हो सकी, टर्न डाउन हो गई। अगर सब लोग अपना अपना काम करेंगे तो यकीनन उससे ब्यूरोक्रेसी का मुहासबा हो सकेगा। आप जजों के बारे में गुफ्तगू नहीं कर सकते, फैसलों के उनके हवाले से तो गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में कहीं भी हर बात की आपको एक ज़मानत दी जाती है कि इसकी बुनियाद पे कोई आपके खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं बनेगा, कोई अदालती कार्रवाई नहीं की जी जाएगी। ठीक है, इस- पॉइंट इसलिए है, यानी कि आपका पार्लियामेंट कहने का के, मकसद ये कि हिज़्ब इख्तिलाफ को हिज़्ब इख्तिलाफ ही होना चाहिए।
ना जी कि वो बिल्कुल होगा। हुकूमत का अलायंस बन जाए। ठीक है, पॉइंट टेकन। मैं वापस आता हूँ आपकी जानिब। तरीन साहब, केपी के सूबे की अगर बात करें तो जो वहाँ पे बॉर्डर है जो अफ़गानिस्तान के साथ, फिर जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात, 276 अरब रुपए के बकाया जात हैं जो कि वफाक ने केपी को अदा करने हैं, अभी तक अदा नहीं हुए। ये कितना ज़रूरी है ये अदा करना, और कितना ज़रूरी है कि केपी की हुकूमत जो है ये हासिल करके वहाँ की आवाम पे ये खर्च करे। लेकिन तरीन साहब, ब्रेक के बाद यहाँ पे नाज़रीन ब्रेक का वक्त हो चाहता है, हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक जी। जी तरीन साहब, 276 अरब रुपए के वाजिबात जो कि केपी हुकूमत को देने अदा करने वफाक ने। देखें, बात सुने, ये जो 276 अरब रुपए आपने बताए हैं, ये को आज तो नहीं देने। ये पिछले पीटीआई के जो चीफ मिनिस्टर थे परवेज़ खटक साहब, वो भी तो उस वक्त मौजूद थे ना। उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ थे। वो कहते हैं ना उनको को दें। ये कोई आज की वैलिड बात तो पॉइंट। नहीं है। ये कोई आज की बात तो नहीं है कि आज आ गए हैं पैसे जी, कि आज आप आए हैं और आप पैसे दे दें। ये तो बहुत तवील अरसे से ये सिलसिला चल रहा है। बात ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इनको लाए इसलिए गंडापुर साहब को, कि गंडापुर जो हैं वो आवाम की खिदमत कम करें और बाकी मामलात में उलझे रहें। आप ये बताएं, सूबों में, चारों सूबों में, किसी एक सूबे की बात नहीं कर रहा, 18वीं तरमीम को सर पे उठा के ये फिर रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबों में कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने मामलात संभाल सकें। सूबों में जो करप्शन है वो आपके सामने है। एक सूबे में आपको पता है कि वो कुत्ता काट गया, कुत्ते काटने की वैक्सीन नहीं थी यार। इनके बच्चे तो बाहर जाके इलाज कराते हैं, ये तो पानी भी बाहर का पीते हैं। और गरीब आदमी के लिए ये जो है एक वैक्सीन नहीं है, कुत्ता किसी को काट जाएगी, वैक्सीन ही नहीं है हमारे पास। भाई कि ये जो पैसे हैं ये को आज देने की वाली बात है। मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ हुक्मरान टोला जो है, हुक्मरान जो एक तबका है, ये एक तबका है और ये अपने मफादात के लिए माजारियाँ भी करते हैं, अपने मफादात के लिए सब कुछ करते हैं। आप मुझे बताएं, जब से ये गंडापुर साहब जो चीफ मिनिस्टर बने, इन्होंने आवाम के लिए, इन्होंने गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए, आम मेहनत कश के लिए, आम मजदूर के लिए, आम कॉमरेड के लिए इन्होंने क्या ऐसा फैसला लेकिन तरीन किया साहब ये है जिसका बताइएगा, आप कहें कि जी ये हो रहा है, बजाय इसके वो वफाक पर जी इतने पैसे। भाई ये पैसे आप हैं, खान साहब के ज़माने में क्यों नहीं मांगे लेकिन ये आपने पैसे? मुतालबा जायज़ है कि नहीं है? देखें, मुतालबात तो आप अगर 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 बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं दिया तो अभी ये मुतालबा इस वक्त आप क्या समझते हैं, जायज़ है? देखें, बात ये आज तो उनके उनके मुखालफ जमात की यहाँ गवर्नमेंट है ना, उनकी जो मुखालफ पार्टी हैं वो वफाक में हुकूमत कर रही हैं, तो उस पर वो सियासत कर रहे हैं। अच्छा। अगर आपको पैसे चाहिए, आप बैठे मुश्तरका मफादात कौंसिल का जब मीटिंग होगी, जब इजलास होगी, आप उससे आके मिलें, उसमें बात करें, आप प्राइम मिनिस्टर से आके मिले और उनको बताएं, बजाय इसके कि आप कुछ उस पर अमल दरामद कराने की कोशिश करें, आप मीडिया में बैठ के एक माजराई बना रहे हैं और अपने नंबर बना रहे हैं। मैं समझता हूं अली अमीन गंडापुर साहब का जो तजर्बा कर रहे हैं, ये उससे भी ज़्यादा खौफनाक बुरा होगा जो परवेज़ खटक वाला था या बुजदार वाला था। क्योंकि अवाम के लिए इन्होंने कुछ नहीं करना। अवाम के लिए, अवाम कौन से अवाम के लिए इन्होंने फैसले किए हैं जी? आप मुझे बताएं, कौन सी ऐसी दूध और शहद की नहरें हैं जो केपी में चल रही हैं और सिंध, बलोचिस्तान या पंजाब में नहीं है? सूरत हाल तो हर तरफ यही है। सूबों में ये कैपेसिटी नहीं है। ये पैसे अगर आप इनको दे भी देंगे, ये सारे करप्शन की नज़र हो जाएंगे। भाई ये सूबों में कोई कैपेसिटी तो पहले पैदा करें कि सूबे करना क्या चाहते हैं। 18वीं तरमीम को सारे चीफ मिनिस्टर उठा के और सारे कॉम्प्रेस सर पे उठा के फिर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि क्या गरीब आदमी जो है, जो आम मेहनत काश है, उसके लिए कोई बेहतरी हो रही है? कोई नहीं हो रही जी। इतने पैसे दे दें हमें, भाई वफाक कहाँ से दे? वफाक के पास होंगे तो देंगे ना पैसे। बैठ के आप बात करें, मामलात को आगे बढ़ाएं ताकि हम मुल्क को आगे लेके चलें, बजाय इसके कि आप तनाज़ा पैदा करें और मामलात ख़राब करें। चौधरी साहब, 2023 और 24 के लिए जो तरक्याती बजट में 84 अरब 55 करोड़ रुपए के बकाया जाते हैं, कबायली अजला के 22-23 में 28 अरब, फिर इसी तरह से दस्तावेज़ में ये भी लिखा गया है कि जो जम अजला हैं 2021 और 22 के जो हैं वो 20 अरब रुपए। तो इतनी बड़ी अमाउंट है, आप क्या समझते हैं ज़ाती तौर पे, क्या अली अमीन गंडापुर साहब सियासत कर रहे हैं या फिर वाकई में हकीकी मानों पे वो चाहते हैं कि ये बजट मिले उनको, ये पेमेंट्स अदायगियाँ हों और वो फिर अपने सूबे के लिए आवाम पे खर्च करें? और हैविंग सेड दैट, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है केपी में, जो 25वीं तरमीम हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत ये कबायली इलाका जात जम हुए थे सूबा के पीके में, उसमें ये मौजूद थी कि वफाक उन इलाकों की डेवलपमेंट के लिए बराह रास्त पैसे देगा सूबाई हुकूमत को। ये तो एक बात। दूसरी बात यह है कि एनएचसी अवार्ड के ज़रिए सूबों को देने वाले पैसों का मामला तय कर लिया गया कि उनका क्या शेयर होगा, और तावक्ते के नया एनएफसी अवार्ड नहीं आता,
उस पर कोई मजीद बात हो नहीं सकती, चूंकि वो कंसेंसस के साथ हुआ। लेकिन आपको याद होगा शौकत तरीन साहब की तैमूर झगड़ा के साथ एक गुफ्तगू लीक हुई थी, जिसमें ये कमिटमेंट दी गई हुई थी उससे पहले, और वो ये कह रहे थे कि इसको विड्रॉ कर लें IMF को लिख के कि हमने जो कमिटमेंट दी थी वो हम विड्रॉ कर रहे हैं। जी हाँ। वफाक के लिए सूरत यह है कि वफाक कई चीज़ों में जकड़ा हुआ है। हम तनकीद करने का हक रखते हैं, तनकीद हम करते भी हैं, लेकिन कुछ हकायक ऐसे हैं जिन्हें तस्लीम कर लेना चाहिए। पाकिस्तान पर बैरूनी और अंदरूनी कर्जों का बोझ बहुत ज़्यादा है। ये दुरुस्त है कि वफाक को सूबों को पैसे देने चाहिए, चूंकि एक तरीका कार तय हुआ है, लेकिन ये बात भी अज़हद ज़रूरी है कि KPK में जितनी बिजली चोरी होती है, उस बिजली चोरी को रोकने के लिए वहाँ मकामी इंतज़ामिया और पुलिस जो है वो अपना काम नहीं करती, और वापडा की शिकायत पे या डिस्को की शिकायत पर वो एक्ट नहीं करते, जिसके नतीजे में बिजली चोरी होती चली जा रही है, और ये गालिबन 500 अरब रुपए से ज़्यादा की बिजली वहाँ चोरी हुई है, जो आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं। शहर का शहर पैसे नहीं देता, कुछ परसेंट लोग पैसे देते हैं। अगर मुझे पता होता आपने ये सवाल करना है तो मैं चीज़ें निकाल के रख लेता, मैं आपके सामने पेश कर देता। दूसरी गुजारिश ये कि ये जो बैरूनी कर्जे हैं, इनका बोझ सिर्फ वफाक क्यों उठाए? जब वफाक की इकाइयाँ मौजूद हैं तो फिर उनको भी चाहिए कि वो चूंकि उसमें से उनको पैसे मिलते हैं। पाकिस्तान के दिफा के अखराजात सिर्फ वफाक क्यों उठाए, सूबे क्यों ना उठाएं? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की अभी आपने सवालिया बात की है, वो जो वहाँ KPK में सूरत हाल है, वहाँ जब वफाक जाके एक्ट करता है या उनको कला कमा करने की कोशिश करता है तो उसमें पैसे खर्च होते हैं। आप ये कह रहे वो हैं कि सूबा अगर उठाए विफाक लॉ एंड से ऑर्डर सूबे की पैसे ले सिचुएशन। सकते हैं 18वीं तरमीम के बाद, तो फिर उनको ये भी जिम्मेदारी आयद होती है कि मुल्क के फलाह के लिए, तरक्की के लिए जिन इदारों को पैसा चाहिए वो उसमें पार्टिसिपेट भी करें। जी बिल्कुल चाहिए उनको, ठीक है। बिल्कुल चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि KPK में तो तैमूर झगड़ा साहब तैयार हो गए थे खत लिखने के लिए कि हम अपनी उस ख्वाहिश को विड्रॉ कर रहे हैं या उस सपोर्ट को विड्रॉ कर रहे हैं जो हमने वफाक से कहा है कि हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। इन्होंने ही लिख के दिया था, लेकिन वो उसके बाद हुआ नहीं। लेकिन लिख कर तो वफाक को इन्होंने दिया, और वफाकी हुकूमत ने वो IMF को भी दिया, उस कमिटमेंट का ये हिस्सा है। ठीक है इसी चौधरी तरह साहब, लेकिन जो पंजाब का मामला था। जी चौधरी साहब, लेकिन जो बयानात आ रहे हैं KP के CM साहब के, तो आपको लग रहा है कि ये मजीद कन्फ्रंटेशन की जानिब मामलात बढ़ेंगे और बहुत मुश्किल हो जाएगा KP का वसीयत सूबा विफाक के साथ चलना? नहीं चलेगा तो वफाक के साथ ही जाएगा, कहाँ जा कैसे सकता है, कहीं नहीं जा रहा, वो जाना भी नहीं चाहेंगे, उनको जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा। लेकिन उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी और सियासी मुहर्रकात के लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना। वो उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो यहाँ आके प्राइम मिनिस्टर से 2 दफ़ा मिल चुके हैं मुख्तलिफ मीटिंग्स में, SIFC की मीटिंग में भी तो वो आते ही हैं ना, वहाँ बात करें। इसके अलावा सूबे जो हैं वो इजलास बुलवा सकते हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का। तो कॉमन इंटरेस्ट की जो बॉडी है वो तो रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई, उसका इजलास बुलवा लें, और उसके मिनट्स तो नेशनल असेंबली में पेश किए जाते हैं। तो जब वो मिनट्स आएंगे तो इतनी बड़ी अपोजिशन है 80-90 लोगों की, वो उस पर बात भी करेगी, आवाज़ उठेगी, राय ठीक अम्मा है। हमवार होगी। वफाक भी सोचेगा और वफाक को जवाब देने का इख्तियार और हक भी होगा, उनकी बात भी हम सुनेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी ठीक लेकिन है। पाकिस्तान कोई अकेली एक हुकूमत या एक सूबा या एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला सकती, इस पे इत्तफाक राय की ज़रूरत है। और ये बात तवील अरसे से कही जा रही है पॉइंट कि अब टेकन। हमें एक इकोनॉमिक पैकेज जो है उस पर बात करनी चाहिए। जी ठीक है। तरीन साहब, एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है, आपने मुनासिब नहीं समझा उस वीडियो का हम नेशनल TV पे ऑन एयर करें, चूँकि वो एक बंद कमरे में एक रिटायर्ड क्लर्क साहब हैं। चूँकि जो शख्स वीडियो बना रहा था अपेरेंटली लग नहीं रहा था कि वो उनसे पूछ के परमिशन से बना रहा है, इसलिए हमने चाहा कि उनका चेहरा ना दिखाएं। वो लिटरली खून के आंसू रो रहे हैं। वो उन्होंने बिल उठाए हुए थे बिजली का, और वो कह रहे थे कि मैं एक इदारे से क्लर्क रिटायर्ड हूँ, मैं रोज़ का सिर्फ 300 रुपया अफोर्ड कर सकता हूँ, जिसमें मैंने खाना भी होता है, मैंने गैस का सिलेंडर भी भरना होता है, मैंने बिल भी देना है, और अभी वाडा वाले बिजली का मीटर काटने के लिए आ रहे थे। अगर कट गया तो जो मालिक मकान है उसके साथ मेरे मसले मसाइल हो जाएंगे। तो वो कह रहे थे कि मेरा जीना महाल हो गया, खुदकुशी हुकूमत कहती है, मीडिया कहती है खुदकुशी अगर करें तो कैसे ना करें। बिजली 2 रुपये 75 पैसे फ़ी यूनिट मज़ीद महंगी हो गई है, पेट्रोल बम पहले ही गिर चुका है 9 रुपये 66 पैसे। तो मुझे बताएं कि आम आदमी किधर जाएगा? ऐसे कितने और अफराद होंगे जो कि सफ़ेद पोश हैं, जो कि बज़ाहिर किसी से मांग भी नहीं सकते, इल्तिजा भी नहीं कर सकते।
देखें, एक तो महंगाई जो है वो आईएमएफ की वजह से है। ये जो इस वक्त हुक्मरान बैठे हुए आईएमएफ के हैं, पास तो हम खुद गए ना सर। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, ये जो कह रहे थे जब पेट्रोल 118 रुपए हुआ तो इन्होंने ज़मीन और आसमान सर पे उठाया हुआ था कि इतनी महंगाई होगी, इतनी महंगाई होगी, अब महंगाई देखें उससे 500 गुना ज़्यादा हो गई है, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो गई है। आम आदमी जो है उसके लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया। आम आदमी की कुव्वत ख़रीद जो है वो बहुत, मैं समझता हूँ बिल्कुल ना ख़त्म हो गई है। एक बात। दूसरी बात, आप ये देखें कि अभी महंगाई और बढ़ेगी। वो इसलिए कि आपको पता है कि इज़राइल ने जो है वो सीरिया में जो ईरान का सफारत खाना है उस पर अटैक कर दिया गया है और उनके 4-5 कमांडर मार दिए उन्होंने। इसके जवाब में अब ईरान ने उस पर रिएक्शन करना ही करना है। वो जब रिएक्शन करेंगे तो जिस रास्ते से ये तेल आता है हमारे जैसे मुल्कों में, वहाँ की सप्लाई जो है उसके लिए और मुश्किलात पैदा हो जाएगी। ईरान जो है एक ऑयल प्रोड्यूसर मुल्क है, उसके मामला उलझ जाएंगे और दुनिया में जो तेल की खपत है वो ज़्यादा हो जाएगी, कीमतें बढ़ जाएंगी, मसाइल और बढ़ जाएंगे। देखें, बात यह है, हमारी जो पूरी लीडरशिप है उसको बैठ के ये सोचना चाहिए कि आम आदमी की हालत हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। आम आदमी की हालत बेहतर करने के लिए कोई आदमी ये सोच नहीं रहा। इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनके इलाज बाहर होते हैं, इनके सारे जायदादें बाहर हैं, इनके कारोबार बाहर हैं। आम आदमी जो है उसके पास तो आटा ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। आपको मैं अर्ज़ करूं, कल एक चक्की वाले ने मुझे एक वाक़या सुनाया। उसने कहा जी कल के पूरे दिन में मेरे पास कोई ऐसा आदमी नहीं आया। सुबह उसने कहा मैं 8 बजे आया हूं और शाम को अफ्तारी होने से 1 घंटा पहले 5 बजे तक मेरी चक्की खुली रही है। कोई आदमी मेरे पास ऐसा नहीं आया जिसने 5 किलो आटा लिया हो। 1 किलो, 2 किलो और 3 किलो वाले लोग आ रहे थे कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, लोगों के पास आटा ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन इसकी फ़िक्र जो है वज़ीर ख़ज़ाना या वज़ीर आज़म या किसी और हुकूमती बड़े ओहदे वालों को उसको क्या परवाह है। उनके लिए तो ये उनके मसाइल और हैं। देखें, पाकिस्तान में जो मईशतें हैं वो 2 मईशत हैं। आप मुझे ये बताएं भट्टी साहब, क्या मेरी मईशत और आसफ़ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ की मईशत एक है? एक मईशत नहीं हो सकती, क्योंकि जो मेरे मसाइल हैं वो उनके मसाइल नहीं हैं। उनको इस बात की परवाह ही नहीं है। वो एक एलीट क्लास है, एक हुक्मरान क्लास है। अगर उनको नैब के मुकदमात ख़त्म करने हैं तो कल में रातों रात तरमीम हो जाती है। उनको कोई और अपने मफादात के लिए तरमीम करनी है तो वो फ़ौरन हो जानी है। अभी तो नैब ही भाई, खत्म हो जाएगा। हुकूमत रूल ने भी तो कहा था हम नैब को खत्म कर सरकारी देंगे। अफसरान जो कुछ कर रहे हैं, सरकारी अफसरान जो कर रहे हैं उस पर कट किसने लगानी है? एक एक अब सरकारी अफसर, एक एक सेक्रेटरी के आप घर चले जाएं, आपको 4-4, 6-6 गाड़ियां लगेंगी, बिजली के बिल 6-6 एसी चल रहे हैं। उनके पैसे कौन दे रहे हैं? हम और आपके, हमारे डुअल और टैक्सों नेशनल से दे रहे सरकारी हैं। अफसरान, देखें, वो उस पर भी मैं आता हूँ। अब देखें, उस पर हम ये इसके बाद आएंगे। ठीक है। मैं पहले चौधरी अब साहब देखें, जी। ये जो सूरत हाल बनी हुई है, ये सूरत हाल, मैं आपको एक सच्ची बात है, मैं जमहूरियत का बहुत बड़ा हामी रहा हूँ। मैं 1985 से इंतखाबात को देख रहा हूँ। मैं 1985 से गैर जमाती इंतखाबात हुए तो उनको कवर कर रहा हूँ। मैं जर्नलिज्म में हूँ उस वक्त से। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये इस तरह की पार्लियामेंट आ जाए जो अवाम के लिए बिल्कुल ना सोच रही हो। अभी आप सेनेट की बात कर रहे थे, एक जुमला सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ। जमात इस्लामी के थे प्रोफेसर खुर्शीद साहब, जी हाँ। बजट पेश हुआ, उन्होंने बजट पे एक बहुत खूबसूरत स्पीच की और उन्होंने एक एक चीज़ बताई कि हमने इस चीज़ को कैसे बेहतर करना है। जब वो बजट मंजूर हो गया, उनकी बातों को कोई खातर में ना लाए, तो मैंने उन्हें कहा जी इतनी अच्छी आपने इनको तजावीज़ दी हैं, ये इन्होंने क्यों नहीं बजट में डाली, क्यों नहीं सेनेट में मंजूर की? तो उन्होंने कहा भाई उनकी अक्सरियत है, बस वो अक्सरियत में जो है वो चले जब मंजूर कर लेते हैं बिल। और यकीन माने कि जिस तरह उन्होंने, वो बहुत झिरक सियासतदान थे, एक एक बिल, एक एक चीज़ उन्होंने बजट की पढ़ी और उन्होंने जवाब दिया। और जिन लोगों ने बजट मंजूर कराया उन्होंने बजट की कॉपी को खोल कर नहीं देखा। ठीक है, बदकिस्मती तो ये ये है हमारे हमारा साथ। अलमी है, ये हमारा डायलेमा है। जी चौधरी साहब, बिजली 2 रुपये 75 पैसे मजीद महंगी हो गई है, पेट्रोल हालिया 9 रुपये 66 पैसे। तो कल हमने प्रोग्राम में मेंशन किया था, मुझे वो फिगर्स भूल गए। तो हमारी कैपेसिटी है जो हम बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं बिजली, उससे डिमांड जो है वो डिमांड कम है। यानी कि अगर हम गैस की कीमत बेशक बढ़ा दें लेकिन बिजली को मज़ीद सस्ता कर दें ताकि सार्फिन ज़्यादा से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें, उससे हुकूमत कमाई भी ज़्यादा कर सकती है और मसला भी हल हो सकता है। आप क्या समझते हैं, हुकूमत बिजली महंगी से महंगी क्यों करती जा रही है? आम आवाम का जीना तो महाल हो जाएगा। देखिए, आम आवाम का तो खैर जीना मुहाल हो चुका हुआ है। सफ़ेद पोश तबका पाकिस्तान में ख़त्म हो गया, वो भी गुर्बत का शिकार हो गया। आपके और मेरे लिए भी बिजली या गैस के बिल देने मुश्किल हो गए हुए हैं, नामुमकिन होते चले जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हुकूमतें गिर जाया करती हैं। अभी परसों तुर्किया में जो बल्दियाती इंतखाब हुए हैं,
तुर्किया की तारीख के मकबूल तरीन लोगों में से तैयब अर्दगान एक शख्स है जो बहुत बड़ी शिकस्त से दो चार हुआ है। उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। और उन्होंने एक्सेप्ट किया, जी हाँ। और उसकी वजह जो है, जो सारी दुनिया कह रही है और वो खुद भी कह रहे हैं, कि वो है महंगाई का तूफान। ये जो अभी तरीन साहब बात कर रहे थे आलमी सूरत हाल की, इस आलमी सूरत हाल में हमारे लिए कोई खैर की खबर नहीं कहीं से आ सकती। हमें कर्ज नहीं मिल सकता, हमें तेल नहीं मिल सकता, और ज़रूरतें हमारी ज़्यादा हैं। ये ठीक है कि हमारे पास कैपेसिटी है 35,000 मेगावाट की, लेकिन उसके लिए फ्यूल फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम फ्यूल दें तो फिर हमारा जो बजट का सारा मामला है वो ऐसे के तैसे में चला जाएगा। हम पैसे दे ही नहीं सकेंगे, हम तो फिर पहले हम ही जाएं तो सर्कुलर जाएं डेट। कहाँ चौधरी साहब? हम रूस से तेल नहीं ले सकते, ईरान से तेल तो क्या, कोई गैस की मना बात नहीं करते करता। हैं तो अमेरिका धमकी दे देता है। और अगर अमेरिका को हम नाराज़ कर देते हैं तो फिर मतलब हमारे लिए मामलात ख़राब हो जाएंगे। डिफेंस के मामला आते हैं, मज़ीद हम इमदाद लेते हैं, और अगर अमेरिका को राज़ी रखते हैं तो ईरान हमें फिर ले जाता है, वो हमें फ़ाइन करेगा। देखिए, हमारे पास एक वजीर बातदबीर हैं जो हर जगह पे आगे होने के शौकीन हैं। वो तो अब ये भी चाहते हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी उनका नाम आ गया, जो कि आ ही चुका है। हालांकि वजीर खारजा हैं। ये उनका काम है कि वो चीज़ों को ठीक करें बाहर की दुनिया के साथ, जो वो इंशाल्लाह नहीं करेंगे, वो ख़राब करके जाएंगे पूरी मज़ीद। उम्मीद है जैसे आपको। उन्होंने जैसे उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया। वो जिम्मेदारों में एक है। वो एक तवील अरसा पाकिस्तान के वजीर ख़जाना रहे हैं और मज़ीद तबाही की है। ठीक ये है। जो सर्कुलर डेट है, ये जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी थी 2013 में, तो पहले दिन इन्होंने 400 अरब रुपए का सर्कुलर डेट जो था वो ख़त्म किया था कि ज़ीरो पे आ गए हैं। उसके बाद ये अब 2700 तक फिर चला गया हुआ है। तो ये तो हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो सर्कुलर डेट को ख़त्म करें। ये जो KPK के वज़ीर आला बात करते हैं और मांगते हैं पैसे, वो बिजली चोरी और बिजली के पैसे तो पहले अदा करें। इसी तरह सरकारी महकमे पैसे नहीं अदा करते। जब चीज़ें होंगी नहीं तो हम क्या करेंगे? हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि हम हाइड्रल जो है प्रोजेक्ट्स पे चलें और हम अपने डैम्स बनाएं और अपने पानी का ज़खीरा करें। वो हमारे काम भी आएगा। और पानी की अब शॉर्टेज है, कितनी शॉर्टेज है इसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा अगले कुछ दिनों में। हमारे पास 25% फसल या के फिर लिए आप पानी समझते हैं का। हुकूमत को सोलर पैनल्स जो हैं वो सस्ते सस्ते मैं दूसरी करवाने बात तो चाहिए, वही कोई ऐसी करने लगा। पॉलिसी लेके आएं, कोई ड्यूटी टैक्स उस पर ख़त्म करें। दूसरी बात यही कहने लगा था कि दूसरा हमारे पास तरीका है कि हम सोलर पे जाएं। और सोलर पे जाने के लिए हमें ये चाहिए कि हम या तो सोलर का पाकिस्तान में बनाने का बंदोबस्त करें, और अगर कोई बाहर की चीन कंपनी ने यहाँ ऑफर की है, आना चीन चाहती की है एक तो हम कंपनी ने उसको ऑफर की है, फैसिलिटेट करें। जी। चीन की एक कंपनी ने ऑफर की है कि हम यहाँ पे पाकिस्तान में सेटअप लगाएंगे, यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। अगर वो प्रोड्यूस करें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक लेकिन है, हमें बैटरी पॉइंट भी एक है। चाहिए। जी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, नाजरीन हमारे साथ ही रहिएगा। लेकिन तरीन साहब, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे आपसे जानना चाहेंगे, बड़े मियाँ साहब वो मुख्तलिफ इजलासों की सदारत पे सदारत करते जा रहे हैं और उन पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, और बल्कि उनके खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी गई हुई कि किस कैपेसिटी में वो प्रिजाइड कर रहे हैं इनको। और उनका बड़ा इंपॉर्टेंट एक बयान आया, वो ये कहती हैं कि बड़े अजीब सी बात है, अफसोसनाक बात है कि पंजाब में जो बीज है जो किसान बोता है, वो क्वालिटी बीज क्यों नहीं अभी तक प्रोड्यूस हुआ। इसका जवाब आपसे लेंगे इस ब्रेक के बाद। तरीन साहब वेलकम बैक। जी जी तरीन साहब, नवाज शरीफ साहब ने सदारत की और ज़रई इस्लाहात के हवाले से उन्होंने सवाल किया है, आपके पास जवाब है तो दे दें। वो ये कहते हैं कि 4 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद क्वालिटी सीड क्यों नहीं पैदा हुआ। आप बताएं क्यों नहीं पैदा हुआ। देखें जी, आप उस शहनशाह पंजाब से पूछें कि 40 साल कौन रहा है इक़्तिदार में। 1985 से ये लोग इक़्तिदार में आए हैं और ज़ियाउल हक इनको लेके आया, जनरल जिलानी के थ्रू ये आए और आज तक ये इक़्तिदार में हैं। अब तो इनके बच्चे और अगली नस्ल भी इक़्तिदार में आना शुरू हो गई है। इसका जवाब ये हाँ हमसे पूछ रहे हैं, इसका इजलास जवाब जो है वो सामने बैठी हुई ब्यूरोक्रेसी से पूछ रहे हैं। ये उनसे पूछे ना कि बाबा आप मोटरवे तो बनाते रहे हैं, आप और बड़े बड़े लंबे लंबे मंसूबे तो पाकिस्तान में चलाते रहे हैं, और जो करने वाले काम थे वो आपने क्यों नहीं किए। इसका जवाब तो मियां नवाज शरीफ से लेना चाहिए, पर मियां नवाज शरीफ वो ले रहे हैं। अब मियां नवाज शरीफ 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैंने जो कहा है ना कि कोई जमहूरियत नहीं, बेतौकीरी है कि एक साहब आके बैठ गए हैं
जिसने ना वो मेंबर है पंजाब असम्बली के, ना उन्होंने कोई ओथ उठाया हुआ है। उस मीटिंग्स में क्या बातें होती हैं क्या नहीं, वो आके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर के वालिद हैं। और चीफ मिनिस्टर के जब वालिद हो, भाई आप ये देखें इस मुल्क में क्या, आप मुझे बताएं, वजीर आजम, चाचा वजीर आजम है, भतीजी जो है वो चीफ मिनिस्टर है, और भाई साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर के सारे अख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। और यार कौन सी जमहूरियत और कौन सा जमहूरियत और कौन सा रूल ऑफ लॉ, इस मुल्क में कौन सा रूल ऑफ लॉ? इन्होंने खुद ये किया हुआ है। जब कल को इनको निकाल दिया जाता है, फिर ये सड़कों पे आके जमहूरियत जमहूरियत के नारे लगाते हैं, फिर ये बातें सुनाते हैं। तो बाबा ये सारे जो आज तक इस मुल्क की जो सूरत हाल है, उसकी जिम्मेदार तो यही लोग हैं ना, यही लोग इक्तदार में रहे हैं किसी न किसी तरह पर। अब ये पूछने हैं ये कहाँ से लाया जाए बी, भाई इसका जवाब आप दो कि आपने ज़राअत के हवाले से क्या मुल्क में कोई फार्मूला दिया है, ज़राई फार्मूला कि जनाब इस पर अमल दरामद करो तो कोई हमारी गंदम का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, कोई आटे का रेट कम हो। इनको कोई गर्जी नहीं है, क्योंकि इनको मैंने अर्ज़ किया ना, इनको वो मसाइल दरपेश ही नहीं है जो पाकिस्तान के आम आदमी को दरपेश हैं। ना ये आम आदमी के लिए सोचते हैं, ये सिर्फ अपना सोचते हैं कि अपनी दौलत में कैसे इजाफा करना है, अपने मामलात कैसे ठीक करने हैं। बाकी आम आदमी तो बेचारा धक्के खा रहा है और वो खाता रहेगा। चौधरी साहब, हम बचपन में पढ़ा करते थे कि पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, यानी कि हमारी जो ज़राअत की पैदावार है वो दुनिया में बड़े टॉप लिस्ट में आती है, हम लोग टॉप प्रोड्यूसिंग ममालिक में हमारा शुमार होता है। तो क्या ये इस अलमियत तक हम लोग कैसे पहुंच गए, क्यों पहुंच गए? ये दिन हमें देखना पड़ रहा है कि हमें बीज भी जो है वो भी इंपोर्ट करना पड़ता है। जो हमारा लोकल बीज है उस क्वालिटी का नहीं है कि अच्छी प्रोडक्शन पर एकड़ के हिसाब से दे सके। और मियाँ साहब का सवाल इस पे आप क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि बड़े अफसोस की बात है और हैरानकुन बात है कि 4 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद क्वालिटी सीड नहीं हो सका। लम्हा फ़िक्री है। पाकिस्तान के अर्ली डेज में और उसके बाद कुछ मिडिल में भी, यानी पहले 10 साल में ही अमेरिका से हमें गंदम मिलती थी 480, PL 480 के तहत एक माहिदा था। वो हमारी मदद करते थे, हमें गंदम देते थे। हम ज़राअत पे इन्हिसार करते थे। हमारी 80% आबादी गांव में रहती थी और इन्हिसार ज़राअत पर था, लेकिन फिर भी हमें गंदम बाहर से लेनी पड़ती थी। उसकी वजह यह थी कि यहाँ से गंदम अफगानिस्तान में तब भी स्मगल होती थी, आज भी स्मगल होती है। अब आप ज़रा ये गौर करके देखिए कि पाकिस्तान में 80% तो नहीं रह गए लोग जो देहात की ज़िंदगी गुजार रहे हैं या उनका इन्हिसार ज़राअत पर है। ये तकरीबन 57% के करीब हो गए हुए हैं। और देहात जो है वो हमने शहरों का साथ मिला दिए हैं। वो जो ग्रीन एरियाज थे उनको हमने कंस्ट्रक्टेड एरियाज में बदल दिए हैं, रिहायशी कॉलोनियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। बजाय इसके कि हम ऊंची बिल्डिंग बनाएं, हम फैलना शुरू हो गए हैं। और पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में से वो लोग जो रियल स्टेट का काम करते हैं, उनको तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, सब उनके जहाज इस्तेमाल करते हैं और उनको फैसिलिटीज़ देते हैं। ये तमाम हुकूमतों का ये तरीका रहा है। जरदारी साहब कह लें, नवाज शरीफ साहब कह लें, इमरान खान कह लें, तीन की हुकूमतें थीं और यही तरीक़ाकार हमने देखा। ऐसे हालात में जब हमारे पास रिसर्च की भी उतनी सहूलतें नहीं हैं और अगर हैं तो हम उस मेयार पर नहीं आ रहे कि जिसमें हमारी यील्ड बढ़ सके और बेहतर हो सके। ये हो सकती है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। दुनिया में लोगों ने किया ही है। और अब तो जो ये नई ज़मीनें हम आबाद करना चाहते हैं, पानी हमारे पास है नहीं, हम पता नहीं आबाद कैसे करेंगे। और नई टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए अगर हम ज़राअत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें वसाइल चाहिए, वसाइल पानी की का हमारे आपने पास तज़किरा कमी है। किया। पानी के हवाले से तो दुनिया के जो 16-17 ममालिक हैं जो कि सबसे ज़्यादा पानी की कमी से अफेक्ट होने जा रहे हैं, उसमें पाकिस्तान भी है, गालिबन 12वें या 14वें नंबर पे। अच्छा ये मैं तो बताइएगा ये जो बात जी, जो बड़े मैं मियाँ तो ये साहब का जो बात रवैया सहाफ़ी है, के जिस तौर पर तरीके से अपनी वो तो सदारत सियासत कर से कह रहा हूँ। जी, 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 जी फरमाइए। हमें पानी स्टोर करना चाहिए। हमने 91 में वाटर रिकॉर्ड किया था, जिसके तहत सूबों को ये इख्तियार था कि वो पानी के रिजर्वायर्स बना सकेंगे। किसी एक सूबे ने भी एक नहीं बनाया। और जो हम काम कर रहे हैं मीर तासु वगैरह पर, वहाँ जो सूरत हाल है उस पर अब मैं क्या तबसरा सर करूँ। वो है सिंध ताश माहदे के मामलात। आप देख लें कि हमारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी क्या एफिशिएंसीज थी और क्या परफॉर्मेंस थी और क्या प्रेजेंटेशंस थी। अच्छा ये बताइएगा कि मियाँ साहब का जो रोल है वो किस कैपेसिटी हाँ, में सदारत कर यस। सकते हैं इजलासों की? वो मैं बादशाह मैं मैं सलामत हैं, मतलब वो क्या मैं डजी ओन मैं अर्ज पंजाब, किस कैपेसिटी में बैठते हैं? जी मैं अर्ज कर पंजाब की हुकूमत नहायत ना तजर्बाकार हुकूमत है। ये हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। वहाँ जितने वजीर शजीर हैं उनमें से कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस हो। दूसरा ये कि नाअहली को किसी तरह तो छुपाना होता है। उसको छुपाने के लिए वो तरीका या वो इख्तियार इस्तेमाल किया जा रहा है
कि प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर किसी भी शख्स को स्पेशल इनवाइटी के तौर पर कैबिनेट मीटिंग में बुला सकता है। वो कागजों में नहीं लिखते कि सदारत कर रहे हैं, वो प्रेस रिलीज में लिखते हैं सदारत की। जो सरकारी कागज हैं उसमें वो एक इनवाइटी के तौर पर आते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि वालिद की मौजूदगी में बेटी तो सदारत नहीं कर सकती और बेटी इंस्ट्रक्शंस दे फैसला रहे नहीं होते कर हैं चौधरी सकती। साहब वो प्रॉपर। जी जी, वो तमाम इख्तियारात वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो चीफ मिनिस्टर के जी हैं, हाँ, और ये गैर मुनासिब है। ठीक है। लेकिन बहरहाल कानून में इसकी इजाज़त है कि चीफ मिनिस्टर के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी शख्स को स्पेशल इनवाइटी के तौर पर लेकिन कैबिनेट स्पेशल मीटिंग में इनवाइटी जो है वो जाके बुलाए, इंस्ट्रक्शंस नहीं बट दे नॉट सकता। ऑन रेगुलर बेसिस। जी ठीक है, पॉइंट टेकन। तरीन साहब, ग्रेड 18 से ग्रेड 22 के 20 विफाकी ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो उनकी डुअल नेशनलिटी निकली है, और ये जो है मिस राना अंसर हैं, उनके सवाल के जवाब में वज़ीर इंचार्ज एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ने उन्होंने जो है ये पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में ये डिटेल्स दी हैं, ये और ये कोई बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे नहीं, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये कोई नई बात नहीं है। जी हाँ, जब शौकत अज़ीज़ यहाँ वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त एक असम्बली में, मैं बहुत तवील अर्सा तक कौमी असम्बली कवर करता रहा हूँ, उस वक्त भी ये सवाल आया था और उस वक्त बहुत ज़्यादा लोग मौजूद थे, बल्कि उसमें फ़ॉरेन ऑफिस के जो लोग थे उसमें बहुत ज़्यादा तादाद उनकी मौजूद थी। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये क्या करते हैं? ये पाकिस्तान में माल बनाते हैं, अब अच्छी अच्छी पोस्टें लेते हैं पॉलिटिकल लोगों से मिलकर, उसके बाद ये माल बनाते हैं। उनके पास कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक की नेशनलिटी हैं, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनकी जायदादें वहाँ हैं, और जैसे ही यहाँ से रिटायर होते हैं और ख़ामोशी से महीने बाद वो बाहर चले जाते हैं और सारा यहाँ से माल कमाया हुआ वो वहाँ लेके जाते हैं। ठीक है, ये ब्यूरोक्रेसी पे तो कोई हाथ ही नहीं डाल रहा ठीक ना। है। तरीन अब साहब, वक्त कम रह ब्यूरोक्रेसी, गया, मैं चाहूँगा मैं चौधरी सिर्फ साहब एक से जुमला जी। कहना चाहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी जो है ये मेरी है, ये तेरी है, पार्टियां इस तरह तकसीम हो गई हैं अपने अपने ब्यूरोक्रेट्स में। ये इन्होंने लोगों को, ये मेरा वफादार, ये तेरा वफादार, उनका कोई एहतसाब ही नहीं है, और जनाब वो माल कमा रहे हैं और नेशनलिटी ले रहे हैं। ये बहुत कम तादाद है, इससे बहुत ज़्यादा लोग हैं। ज़्यादा होगी। चौधरी साहब, वक्त बहुत कम रह गया, आप क्या कहेंगे इस पे, आपका क्या मौक़िफ़ है? पुलिस सर्विस के जो ग्रेड 20 के अफसर और डीआईजी मोटरवे पुलिस शाहिद जावेद जो हैं उनके पास कनाडा की शहरियत है, लाइकवाइज लिस्ट बहुत लंबी है, फौरी तौर पर इनको बरतरफ नहीं करना चाहिए जो ब्यूरोक्रेसी में भट्टी डुअल साहब, नेशनल हमारे यहाँ तो होल्डर्स हैं? प्राइम मिनिस्टर जो है वो गैर मुल्की शहरी रह के चला गया। वो पाकिस्तान आया था तो उसको शनाख्ती कार्ड दिया गया था, मोइन कुरैशी। यहाँ तो पार्लियामेंट में 80 मेंबर एक वक्त में डुअल नेशनैलिटी रखते थे। पाकिस्तान का कैबिनेट सेक्रेटरी डुअल नेशनैलिटी रखता रहा है। पाकिस्तान में तकरीबन 20,000 मुलाजमीन ऐसे हैं। ये तो किसी एक पता नहीं कहाँ से इन्होंने खबर दे दी है छोटी सी। 20,000 की खबर तो पहले मौजूद है मार्केट में, और नेशनल असेंबली को ही बताया गया हुआ है, और लिस्टें छपी थी बहुत सारी। पाकिस्तान में लोग अपना रास्ता बना के रखने की आदत करते हैं। हमारी दिलचस्पी पाकिस्तान में कम और पाकिस्तान से ज़्यादा है। अगर जज गैर मुल्की हो सकता है, दोहरी शहरियत वाला प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, तो ब्यूरोक्रेट्स पे तो वैसे ये पाबंदी नहीं है, क्योंकि आप जब बाहर जाके कहीं पाकिस्तानी काम करते हैं तो उनके पास भी तो दोहरी शहरियत होती है। ये इस पे नहीं आप पाबंदी लगा सकेंगे, और लगनी भी नहीं चाहिए। ये जो अभी आपने वजीर खजाना भारत ने तो लगाई मंगवाया है चौधरी साहब, है और तो आप ये भी समझते हैं कि पाकिस्तानी, लेकिन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की एक्सेस होती है इन लोगों के पास? होती होगी, लेकिन ये वैसी नहीं है जो कैसी जैसी कैबिनेट में आती थी। और अगर प्राइम मिनिस्टर मोइन कुरैशी आके यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तानी शहरियत दे सकता है, तो फिर बताइए मैं आपको इसके बारे में मजीद क्या कहूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी साहब, सजाद तरीन साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी।